इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो दुनिया में चल रहे युद्ध रुकवा देंगे, चाहे वो इजराइल गजा में चल रही जंग हो या रूस यूक्रेन युद्ध। लेकिन दोनों ही मोर्चे पर अब तक उनकी सारी कोशिशें फेल ही नजर आई। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। गजा पर इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं, लेकिन इन हमलों के बीच अब प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू मुश्किलों से घिर गए हैं। इजरायली सेना में बगावत हो गई है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका ने यूक्रेन को द्वितीय विश्व युद्ध की दिलाई याद, रूस पर भी भड़के ट्रंप, कहा युद्ध विराम के लिए आगे बढ़े रूस। ईरान अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर होगी बातचीत, ईरानी अफसरों की खामेनेई को सलाह, नरम रुख अपनाकर बढ़े आगे। सऊदी अरब ने ईरान पर सख्ती की है मांग। कल या 20 साल बाद अगली महामारी निश्चित है, तैयार रहने की जरूरत, WHO प्रमुख की चेतावनी से बढ़ी चिंता। और चलते चलते में देखेंगे चीन में नागरिकों को दी गई चेतावनी, 50 किलो से कम वजन वाले घरों से न निकले बाहर। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के भारतीय दूतावास में तोड़फोड़, जांच में जुटी पुलिस, सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। व्हाइट हाउस में ओबामा की तस्वीर की जगह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पेंटिंग, ट्रंप पर हुए हमले के बाद की है तस्वीर। दूसरी दीवार पर लगाई गई पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की तस्वीर। तुर्की की चेतावनी पर यूरोपियन यूनियन ने जताई नाराजगी, तुर्की ने ग्रीस, साइप्रस, इजराइल केबल लिंक परियोजना में बाधा डालने की दी थी चेतावनी। ग्रीन कार्ड और H1B वीजा की आस लगाए हिंदुस्तानियों को झटका, EB5 में गिरावट से ग्रीन कार्ड के लिए होगी देरी, EB1 और EB2 में नहीं किया गया कोई बदलाव। तो गजा धुआं धुआं हो रहा है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को इसकी फिक्र नहीं दिख रही। जंग के सहारे नेतन्याहू अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं, और यही कारण है कि गजा में युद्ध विराम नहीं हो पा रहा। पूरी दुनिया इजराइल पर सवाल उठा रही है, और अब इजराइल की सेना ने भी अपनी सरकार से सवाल किया है कि आखिर इस युद्ध से नेतन्याहू क्या हासिल करना चाहते हैं। दरअसल नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच चल रही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जिस दिन गजा की जंग खत्म होगी, नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये जंग रुके, लेकिन इजरायली ही अब इस जंग से तंग आ चुके हैं और नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। इजराइल के 1000 सैनिकों ने बचे बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ बातचीत करने की मांग की है। इन सैनिकों ने एक खुला पत्र लिखा है जिसमें हमास से समझौता करने और जंग रोकने की बात कही गई है। सैनिकों के इस पत्र को इजराइल के अखबारों ने भी प्रकाशित किया है। इस पत्र पर पायलटों, एयर क्रू और कुछ पूर्व सीनियर सैन्य अधिकारियों ने भी हस्ताक्षर किए थे, जिनमें पूर्व IDF प्रमुख डैन हलुड्स और मेजर जनरल निमरोज शेफर भी शामिल हैं। सैनिकों की तरफ से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि अब ये युद्ध इजराइल की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि राजनेताओं के निजी फायदे के लिए लड़ा जा रहा है। अब इस युद्ध से बंधकों, सैनिकों और आम नागरिकों की जान को खतरा हो गया है, और ये अपने सैन्य लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पा रहा। हमास के कब्जे में अभी 59 इजरायली बंधक हैं, लेकिन अंदाजा है कि सिर्फ 24 ही जिंदा बचे हैं। इस वजह से बंधकों के परिवार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की सरकार फिलहाल हमास से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। सैनिकों के इस पत्र से एक बात साफ हो गई है कि नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ जन विद्रोह कभी भी भड़क सकता है। वैसे भी युद्ध रोकने को लेकर इजराइल के अंदर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू जंग रोकने को तैयार नहीं है। उल्टा उनकी सरकार ने उन सभी सैनिकों को बर्खास्त कर दिया है जिन्होंने हमास के साथ समझौते की मांग की थी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस युद्ध को खत्म करने की कवायद तो चल रही है, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रही। रूस की तरफ से युद्ध विराम के लिए अब तक सहमति नहीं जताई गई। हालांकि ट्रंप की तरफ से दोनों देशों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अब अमेरिका ने यूक्रेन को दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाते हुए बड़ी चेतावनी दी है। कीव में अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। यूक्रेन का एक हिस्सा ब्रिटेन के कब्जे में होगा, दूसरा फ्रांस के और तीसरा पूर्वी हिस्सा रूस के कब्जे में होगा। अगर यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसका भी वही हाल होगा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बर्लिन का हुआ था। अमेरिका ना तो अपनी कोई फौज यूक्रेन में उतारेगा और ना ही उस पर कब्जा करेगा।
यानी अमेरिका की तरफ से पूरी कोशिश है कि यूक्रेन युद्ध विराम से अपने पांव पीछे ना खींचे। कहा यह भी जा रहा है कि इन चेतावनियों के जरिए ट्रंप यूक्रेन के खनिज पदार्थों को लेकर भी दबाव बना रहे हैं। इस बीच ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके लिए अमेरिका के राजदूत स्टीव विटकॉफ रूस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूसी मीडिया के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग में दोनों नेताओं के बीच 4 घंटे तक बातचीत हुई। विटकॉफ तीसरी बार रूस की यात्रा पर गए हैं, लेकिन इस बार भी उनकी ये यात्रा सफल नहीं दिख रही। इस मुलाकात के बाद क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बातचीत का मुख्य विषय यूक्रेन में शांति स्थापित करने पर चर्चा करना था। इसके साथ ही ट्रंप और पुतिन के बीच भविष्य में आमने सामने की मीटिंग पर भी बात हुई। हालांकि यूएस दूत की ये यात्रा ऐतिहासिक नहीं होगी और इससे कोई बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि रूस फिलहाल युद्ध विराम के लिए अमेरिका का प्रस्ताव मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि ट्रंप को पहले से ही इस बात का एहसास था कि विटकॉफ का यह दौरा भी बेनतीजा ही रहेगा, क्योंकि इस दौरे से पहले जिस तरह से उन्होंने रूस पर भड़ास निकाली और दबाव बनाया युद्ध विराम के लिए, उसे देखते हुए तो यही लग रहा। विटकॉफ के दौरे से पहले ट्रंप ने रूस को फटकार लगाते हुए अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर लिखा कि रूस को आगे बढ़ना चाहिए, इतने लोग मर रहे हैं, हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं। ये एक बेकार और बेमतलब की जंग है, एक ऐसी जंग जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये होता ही नहीं। अब अमेरिका की ये कोशिशें कब सफल होंगी, कब ये युद्ध खत्म होगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब अगली खबर में रुख करेंगे ईरान और अमेरिका की बातचीत की तरफ। तो काफी मशक्कत के बाद आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत तय हो गई है। 12 अप्रैल को मध्य पूर्व के देश ओमान में ये बैठक होनी है, लेकिन ये कितनी सफल होती है इस पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका को आंख दिखा रहा है तो अमेरिका भी सीधे हमले की चेतावनी दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने अफसरों से लंबी बातचीत के बाद इस वार्ता को हरी झंडी दी है। इस दौरान ईरानी अफसरों ने खामेनेई को सलाह भी दी कि वो इस वार्ता में नरम रुख अपनाकर आगे बढ़े। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका से टकराव ईरान के लिए एक बड़े नुकसान की वजह बन सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ट्रंप प्रशासन के साथ ओमान में परमाणु वार्ता में शामिल होना चाहिए। ऐसा ना करने पर युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिकी सेना नतांज और फोर्डो पर हमला करेगी, जो तेहरान के परमाणु स्थल है, और ये ईरान में मौजूदा सरकार के गिरने की वजह भी बन सकता है। दरअसल हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को एक पत्र लिखकर परमाणु हथियारों पर बात करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद खामेनेई ने अधिकारियों से सलाह ली और बैठक के लिए मंजूरी दी। ऐसे में इस बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। सऊदी अरब ने उम्मीद जताई है कि इस बार का ये नया समझौता ईरान को पहले के JCPOA समझौते की तुलना में ज्यादा नियंत्रित करेगा। येरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की नजर है। अगर ईरान अपनी परमाणु सुविधाओं को खोलता है और उन पर निगरानी की इजाजत देता है तो ये क्षेत्र को युद्ध से बचाने वाला होगा। दरअसल सऊदी अरब ईरान को हमेशा से अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि ओमान में होने वाला ये नया समझौता तेहरान को काबू करने वाला होगा। बहरहाल इस बैठक का नतीजा क्या निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे WHO की बड़ी चेतावनी की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को एक गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि एक और महामारी का आना तय है। ये कोई अनुमान नहीं बल्कि स्वास्थ्य अध्ययनों का नतीजा है। WHO की बैठक में उन्होंने साफ किया कि यह संकट कभी भी आ सकता है, 20 साल बाद या फिर 1-2 दिन में भी। टेड्रोस ने कहा कि हाल ही में आई कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लोग आज भी उसका डर मन में रखते हैं। कोरोना ने लाखों जिंदगियां छीनी और अर्थव्यवस्थाओं को ठप कर दिया। फिर भी जियोपॉलिटिकल और आर्थिक समस्याओं के बीच लोग इसका सबक भूल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से आधिकारिक तौर पर 70 लाख लोगों की जान गई, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी $10 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगली महामारी के लिए अभी से तैयारी जरूरी है। इसके लिए सरकारों को रणनीति बनानी होगी। टेड्रोस ने सुझाव दिया कि एक वैश्विक कानूनी ढांचा बने जिसमें महामारी की रोकथाम, सुरक्षा, तैयारी और प्रबंधन शामिल हो। उनका कहना है कि सभी देशों को मिलकर एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा ताकि भविष्य के संकट से बचा जा सके। ये चेतावनी दुनिया के लिए एक जागरूकता का संदेश है, क्योंकि कोरोना का डर अभी भी लोगों के मन में बना हुआ है और WHO की अपील है कि इतिहास से सबक लेकर अगली चुनौती के लिए तैयार रहा जाए। ये बयान अब वैज्ञानिकों, सरकारों और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।
और अब चलते चलते मैं बात करेंगे चीन में नागरिकों को दी गई चेतावनी की। तो चीन में अधिकारियों ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है और चीन का यह आदेश इस समय हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। चीन ने अपने नागरिकों को घरों पर रहने की सलाह दी है, जिसमें कहा गया है कि 50 किलो से कम वजन वाले घर से बाहर ना निकले। अब ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों कहा है। दरअसल ये सलाह उत्तरी चीन में तेज चलने वाली हवाओं की वजह से जारी की गई है। उत्तरी चीन में इस हफ्ते के अंत में मौसम बहुत खराब रहने की आशंका है। पूरे क्षेत्र में तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है। परिवहन बाधित होगा और सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे और हाई प्रोफाइल कार्यक्रम स्थगित करने पड़ेंगे। इसके साथ ही उत्तरी चीन के कई राज्यों में स्कूल और कॉलेजों में क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया है, पार्कों को बंद कर दिया गया है, दर्जनों ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। लोगों को गैर जरूरी यात्रा के खिलाफ चेतावनी दी गई है और दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि हवा की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि कम वजन वाले व्यक्ति को उड़ा कर ले जाए। इस वजह से चीन ने 12 और 13 अप्रैल को उत्तरी इलाकों में रहने वाले अपने नागरिकों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। चीनी अधिकारियों ने बताया कि जब तेज हवाएं चलेंगी तो बीजिंग में 24 घंटे के अंदर तापमान में 13 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। एक दशक में ये